जोहार बच्चों, आप सबको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विथ राज सर में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक तो जरूर करेंगे ही आप। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? जो सघन आबादी है विश्व के, बहुत सारे सघन आबादी है, ठीक है ना, तो वहां पे इन क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि, यानी कृषि की प्रकार पूछा जा रहा है, किस प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है, व्यापारिक कृषि, विस्तृत कृषि, गहन निर्वाह कृषि या रोपण कृषि। तो देखिए कि कौन सा होगा। तभी तक आप लोग देख चुके होंगे, आंसर हो जाएगा गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि क्या होता है? तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के एक छोटे से कृषि भूभाग में अधिक जनसंख्या जहां पे बस्ती है, तो उस अधिक जनसंख्या को भोजन प्राप्ति या अनाज की प्राप्ति के उद्देश्य से अधिक अनाज की उत्पादन की प्रक्रिया ही गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। क्योंकि वहां पे सघन आबादी बसी रहती है, कृषि भूमि छोटी होती है, लोग अधिक होते हैं, तो उस छोटे से कृषि भूमि से ही उसे अधिक से अधिक अनाज की प्राप्ति करना ही होता है, ताकि उनका जीवन को निर्वाह किया जा सके भोजन के द्वारा। तो इसका जो बेसिक परिभाषा है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं गहन निर्वाह कृषि की एक परिभाषा जो मैंने अभी बताया सामान्य भाषा में, उसी को मैंने एक सिंपल रूप से प्रस्तुत कर दिया है। सापेक्षता यानी तुलनात्मक रूप से छोटे आकार की कृषि भूमि से अधिक लोगों के लिए यहाँ छूट गया है, अधिक लोगों के लिए भोजन उत्पादन के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि प्रणाली को गहन निर्वाह कृषि या इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, यानी वैसा क्षेत्र विश्व का जो बहुत सघन आबादी है, लेकिन वहां पे कृषि भूमि छोटे छोटे। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती गई, खेतों के आकार छोटे होते चले गए, तो उन छोटे कृषि भूमि से ही उसको अपने जीवन को चलाने के लिए भोजन का उत्पादन करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे? रासायनिक उर्वरक डाल के कर रहे हैं या हरी खाद डाल के कर रहे हैं, जिस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन उनको करना पड़ रहा है। और ये सघन आबादी कहाँ पाई जाती है? तो विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में, और उसमें भी विशेषकर मानसूनी एशिया वाले क्षेत्रों में, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया, वहाँ पे आप चले जाइए, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण एशिया में आप चले जाइए, भारत, बांग्लादेश, इन सभी चीज़ों में आप देख सकते हैं। फिर आप चले जा सकते हैं आपका पूर्वी एशिया की ओर, जापान में चावल का उत्पादन किया जाता है, फिर आपका चाइना में। तो ये सब क्षेत्र कहाँ है? गहन निर्वाह कृषि वाले क्षेत्र हैं। विशेषता क्या है जानते हैं? एक इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि ध्यान दीजिएगा ये चीज, प्रति वर्ग जो या प्रति इकाई यहाँ पे प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, फसलों का प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु होता, बहुत जानकारी वाली चीज है बच्चा लोग, प्रति इकाई उत्पादन यहाँ पे अधिक होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन या प्रति व्यक्ति उसका वितरण बोल सकते हैं, प्रति व्यक्ति वितरण कम होता है। ये एक बहुत लॉजिक वाली चीज है, समझिए चीजों को। विशेषता पूछ सकता है गहन निर्वाह की कृषि का, तो इसको आप दे सकते हैं। देखिए, प्रति इकाई उत्पादन अधिक क्यों हो रहा है? क्योंकि खेत का जो भूमि है उसका छोटा छोटा क्षेत्र से उसको अधिक से अधिक उत्पादन करना है ना? क्यों? क्योंकि अधिक लोगों को पोषण करना है, अधिक लोगों को भोजन देना है, लेकिन वहां पे जनसंख्या अधिक है, इसलिए उसमें वितरण हो जाता है सब में अधिक। तो वितरण कितना होगा? कम होगा ना, क्योंकि लोग अधिक है। इसलिए कहा जाता है, इसकी विशेषता गहन निर्वाह कृषि की प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति व्यक्ति वितरण उस अनाज का कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कि गहन निर्वाह कृषि को दो वर्गों में बांटा गया है। चलो ठीक है, एक तो हो गया चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पे मुख्य फसल चावल है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, और दूसरा हो जाएगा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि।
चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, यानी वैसे क्षेत्र जहां पे चावल मुख्य फसल तो नहीं है, सेकेंडरी फसल है, लेकिन वहां क्यों? क्योंकि वहां पे चावल के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं उपलब्ध नहीं है, यानी कि शुष्क कृषि की जाती है, जैसे बाजरा, ठीक है ना, ज्वार, मकई, ये प्रमुख फसल है क्योंकि वहां पे वर्षा अधिक नहीं है। चावल जहां पे वर्षा अधिक होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, और जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो जाएगी वहां पे चावल मुख्य फसल नहीं हो पाएगा। तो वहां पे वर्षा आधारित फसल की जाती है, जिसमें प्रमुख योगदान बाजरा, ज्वार, मकई, ये सब चीजों का है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे। अब देख लीजिए कि व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग। तो नगदी फसलों जिससे पैसा की प्राप्ति होती है, आय की उपार्जन होती है, लोग उसे व्यापार के उद्देश्य से कृषि की जाती है, उन फसलों को हम लोग व्यापारिक कृषि कहते हैं। जैसे जिससे कि हमें किस चीज की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है। विस्तृत कृषि किसे कहेंगे? तो जैसे जस्ट गहन निर्वाह कृषि का अपोजिट। तो एक बड़े से भूभाग में, बड़े से कृषि भूभाग में विस्तृत रूप से की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं। इसको हम लोग एनसीईआरटी में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के रूप में भी देखते हैं। जहां ठीक है, रोपण कृषि के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। रोपण कृषि, जिसको अंग्रेजी में प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, ये मुख्यतः औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल मतलब जो पश्चिम यूरोप के देश या यूरोपीय देश जब अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर अपने उपनिवेश बना रहे थे, यानी गुलाम देश बना रहे थे, तो उन गुलाम देशों में ये जो वो यूरोपीय देश थे वो जाकर उष्णकटिबंधीय, खास करके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक कृषि का विकास किया, जो कि पूंजी प्रधान था, तकनीकी प्रधान था, और एक फसल प्रणाली थी, यानी एक ही फसल वहां पे की जाती थी। वैसे कृषि प्रणाली को रोपण कृषि कहते हैं। जैसे कि केला का बगान, यूरोपवासी अगर चले गए कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका की ओर चले गए या फिर मध्य अमेरिका की ओर चले गए, तो वहां केला का बगान लगा दिए। उसी प्रकार श्रीलंका, भारत में आए तो चाय का बगान लगाए, फिर कपास की खेती किए, कहवा की खेती किए। ये सब क्या है? ये सब सभी प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत बेटर तरीके से देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। आपके स्क्रीन में चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है? कोयला का जो एक प्रकार है वो कौन सा सबसे बेटर है? तो 4 प्रकार हैं। हो सके आपके जब क्वेश्चन में पूछ दे कि कोयले के 4 प्रकार बताएं, तो आप 4 प्रकार लिख सकते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। 1 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए इनमें से चारों में से सबसे बेस्ट कौन है? तो सबसे बेस्ट है आपका एंथ्रासाइट। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है। कितनी है कार्बन की मात्रा? लगभग 80 से 95%। वहीं बिटुमिनस में कोई कार्बन की मात्रा 60 से 80%, लिग्नाइट में लगभग 40 से 55%, और पीट में देखिए लगभग 30 से 40% है। तो इस प्रकार हम लोग देख लेंगे इस सारे कोयले के प्रकार को। ठीक है, अब अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है पंपास घास का मैदान। अभी मैंने बात किया था आपको शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी मैंने बताया था ना, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जहां पे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। ठीक है, तो वहां पे मुख्य फसल गेहूं होता है, और यहाँ पे पशुपालन की क्रियाएं भी की जाती हैं क्योंकि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उनमें से दक्षिण अमेरिका में, अमेरिका महाद्वीप में इसे पंपास के नाम से जाना जाता है, शीतोष्णकटिबंधीय घास को। और दक्षिण अमेरिका में भी कहाँ विशेषकर? तो अर्जेंटीना में। ध्यान दीजिएंगे, अर्जेंटीना में, मैप में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप एटलस साथ में रखेंगे। अर्जेंटीना में से पंपास कहा जाता है। अब बात आती है कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में से किस नाम से जाना जाता है? किसे? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। ठीक है, तो देखिए यानी टेम्परेट ग्रासलैंड को कहाँ पे? तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कनाडा और नॉर्थ अमेरिका का जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, ठीक है ना, उसे आंतरिक भाग में यहाँ पे इसे प्रेयरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेयरी।
प्रेयरी घास का मैदान या प्रेयरीज बोला जाता है अंग्रेजी में। यहीं पे अगर अर्जेंटीना के पास आ जाएंगे, यहाँ पे आंतरिक भाग में, अर्धशुष्क भाग में, तो इसे हम लोग पंपास के नाम से जानते हैं। किसे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को। जबकि अफ्रीका में ये जो क्षेत्र है, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र, यहाँ पे भी इसे सब मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, 30 से 45 डिग्री अक्षांश के बीच में, चाहे उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में। इसे हम लोग यहाँ पे वेल्ड के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसका प्रोनाउंसिएशन फेल्ड होता है, ठीक है, वेल्ड हो गया। जबकि यहाँ पे आप आइएगा मध्य एशिया या फिर यूरोप के जो कुछ भाग हैं, यहाँ पे इसको स्टेपीज बोला जाता है, स्टेपीज ग्रासलैंड, ठीक है। हंगरी में पुस्ताज बोला जाता है, हंगरी यहाँ पे है, यहाँ पे पुस्ताज बोला जाता है इसको, ठीक है। जबकि ऑस्ट्रेलिया चले जाइएगा तो ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग ग्रासलैंड के पास, यहाँ पे नदी घाटियों के पास, इसे डाउन्स बोला जाता है बच्चों। तो ये भी आपके लिए एक मैपिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ दे विश्व के मानचित्र में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के निम्नलिखित क्षेत्रों को दर्शाएं, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये हो गया आपका 5वां प्रश्न। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जो चैनल को देखें उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों में शेयर कर देंगे। सभी का दिन मंगलमय हो, सभी को हैव अ नाइस डे। थैंक यू।